नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी को आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर। दोस्तों, आज है विश्व पर्यटन दिवस और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अखिलेश सिंह और डॉक्टर आशीष कुमार टमटा जी, आप दोनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी सर, जो घूमना है, जो टूरिज्म है, वो कभी भी खत्म नहीं होना है और लोगों में लगातार तलब इसकी बढ़ती ही जा रही है। तो बहुत नए आयामों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी थीम पर अगर हम आए तो थोड़ा सा इसकी जरूरत क्या है, ये दिवस कब से मनाया जा रहा है, इसका थोड़ा इतिहास और इसकी इस बार की थीम पर मैं चाहती हूँ डॉक्टर अखिलेश सर आप बताएं। जी सुनीता जी, मैं बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं और हर बार हम लोग यहाँ रेडियो टॉक के लिए भी आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो नए लोग हैं या जो नहीं जानते हैं या जो भूल चुके हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे का मोटिव क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग 1980 से मना रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि 1970 में UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इनका स्टैच्यूट या फिर अगर सरल भाषा में कहूँ कानून, इनका कानून पास हुआ था 1970 में। तो उस दिन को याद करते हुए 1980 से वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हर साल इनका एक थीम होता है। जैसे इस बार का थीम है टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से हर बार और जिस तरह की चुनौतियां होती हैं हर साल विश्व के सामने, उसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म का थीम डिसाइड किया जाता है। और इसके अलावा हर वर्ष एक होस्ट कंट्री भी होता है। इस बार का जो होस्ट कंट्री है वो है मलेशिया। अच्छा। जैसे 2019 में इंडिया होस्ट कंट्री था। अच्छा। और तब भी मैंने रेडियो टॉक दिया था, मुझे याद है। उसमें था टूरिज्म एंड जॉब से रिलेटेड टॉपिक था। अच्छा। हाँ, क्योंकि शायद इंडिया में और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में भी जो सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ही कारण, और इसका पोटेंशियल भी फ्यूचर में और अधिक है। क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं टूरिज्म अभी पूरे वर्ल्ड वाइड काफी बढ़ रहा है और जब से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया है गवर्नमेंट ने, टूरिज्म काफी बढ़ गया है। डोमेस्टिक टूरिज्म आप देखिए कितना बढ़ गया है। आपको याद होगा अयोध्या पहले कितने कम लोग जाते थे, बहुत कम लोग, क्योंकि मैं वहां जा चुका हूं। पहले वहां कुछ साधु सन्यासी लोग और इसके अलावा कुछ सीनियर सिटीजन जाते थे, लेकिन आज की डेट में 1 लाख प्लस टूरिस्ट जा रहे हैं जब से वहां पे भगवान श्री राम का मंदिर बना है। इसके अलावा आपने देखा कि जब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके अलावा हमने प्रचार प्रसार पे काम किया है। जो भी महाकुंभ के साइट्स हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, नासिक हो या फिर उज्जैन हो या फिर अभी हाल ही में हमने देखा प्रयागराज, वहां पे कितने टूरिस्ट आए और सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। वाराणसी आप देखिए, वाराणसी पहले से कितना पॉपुलर डेस्टिनेशन था, लेकिन वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रचार प्रसार की कमी थी। और इसके अलावा विश्वनाथ कॉरिडोर, उसको जब डेवलप किया गया तो आज सब लोग या तो जा चुके हैं, जो बचे हैं तो उनकी प्लानिंग है कि वाराणसी हम घूमने जाएंगे। और इसके साथ साथ वाराणसी जो रोपवे स्टार्ट होने जा रहा है दिवाली पे, वो भी जब स्टार्ट हो जाएगा तो वो भी और ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा अपने यहाँ। इसके अलावा हम 4 धाम यात्रा अपने उत्तराखंड का देख सकते हैं, जिसमें कि हमारा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ भी कितनी दिक्कत हो रही है कैरिंग कैपेसिटी की। क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी की दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में टूरिस्ट वहां आ रहे हैं और उनके कारण कैरिंग कैपेसिटी की दिक्कत है। तो ये भी एक आप पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं और नेगेटिव सेंस में भी। पॉजिटिव ये कि ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव ये कि उनसे वहां पे कैरिंग कैपेसिटी की दिक्कत हो रही है। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है कि कर्णप्रयाग तक रेलवे पे काम कर रही है। इसके अलावा 4 लेन का ऑल वेदर रोड बन रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट जो है कि तेजी से काम कर रहा है। तो डोमेस्टिक टूरिज्म तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर नींव देखें तो वो टूरिज्म के लिए ही हो रहा है। बिल्कुल, ऑल वेदर रोड है, सारी चीजें हैं, बिल्कुल, क्योंकि इससे टूरिज्म बढ़ेगा। और देखिए ये डेस्टिनेशन ऐसा नहीं है कि हमारे पास 4 धाम उत्तराखंड के पहले नहीं थे। हमारे पास हरिद्वार पहले नहीं था, ऋषिकेश हमारे पास पहले नहीं था, नीम करोली बाबा हमारे पास पहले नहीं थे, नैनीताल पहले नहीं था। ये सब कुछ हमारे पास पहले से था, लेकिन बस हमें काम करना था थोड़ा प्रचार प्रसार और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये जब से बड़ा है तो टूरिस्ट की संख्या भी हर जगह, हर राज्य में, सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या भी काफी बढ़ गई है। जी सर, एक तो होता है कि हमें रेवेन्यू इससे मिलेगा, एक मकसद। दूसरा जो मुख्य मकसद है वो क्या होना चाहिए?
कि हम अपनी कल्चर को, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी, मैम मैं आशीष टमटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सर के पास आना चाहती हूँ। सर बताइए। मैम बेसिकली जो इस बार की थीम है टूरिज्म की, मैम तो वही वो बात पे जोर देती है कि हम जो टूरिज्म बना रहे हैं या कर रहे हैं वो अच्छा हो और सेफर हो सब लोगों के लिए। अब हम सेफर जब हम कहते हैं, सुरक्षित कहते हैं, तो वह वो उसमें हर चीज़ आती है, जैसे आपदाएं होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। हम चीज़ें कर तो रहे हैं, डेवलपमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल जो ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आज जो भी लोग हैं जो घूम फिर रहे हैं वो इस तरह से घूमे या इस तरह से डेवलपमेंट हो कि आने वाली जनरेशन भी जो हमारे नेचुरल ब्यूटी है इसका लुत्फ उतने ही उस पे उठा पाए। तो मैम ये है बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। और कैरिंग कैपेसिटी की बात अभी अखिलेश जी ने उठाई। पॉजिटिव सेंस में ठीक है कि लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग तो कई बार आ जाते हैं, लेकिन सुविधाएं जुटाना हमारे लिए, हम कितना बुलाएं, क्या हमारी तैयारियां हैं, क्या हमारे छोटे कस्बे उतनी संख्या को वहन करने की क्षमता रखते हैं? इन सारी चुनौतियों पर मैं चाहती हूँ कि सर इसको थोड़ा विस्तार से आप बताएं कि क्या जरूरत है सरकारों को करने की, किस तरह के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। मैम जैसे अगर हम मोटा मोटा हम समझे तो मैम जैसे हम इकोनॉमी बढ़ाने की बात कर रहे हैं मैम, लेकिन हम इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं इसके लिए ये नहीं है कि हम अपने जंगल, अपने पेड़ जो भी है सब उसको काट दें। मैम उसको भी संरक्षित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैम जो भी कम्युनिटीज़ टूरिज्म में इन्वॉल्व हैं, हमें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या जो बिल्कुल एंड जो होस्ट है, जो उसको है, क्या उसके पास वो पैसा जा रहा है या केवल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वही सारा पैसा लेके जा रही हैं। मैम उसके अलावा जो भी गाड़ियां आ रही हैं या फिर कुछ चीज़ हो रही हैं, तो क्या उनसे कोई भी पॉल्यूशन है या चीज़ हो रही है और उसकी हम रोकथाम कैसे कर रहे हैं। मैम उसके अलावा जो है आपकी हमारी जो हेरिटेज है मैम, क्या वो कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रही है या फिर हम उसका संरक्षण कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमको सस्टेनेबल के रूप में बचानी है या फिर उसको रखना है, ताकि संजो के रखना है, ताकि जो हमारे भविष्य की जनरेशंस हैं उनके लिए भी कुछ बचे। तो अभी हम इस पे और विस्तार से बात करेंगे सर। जी। इसी पहलू पे ज्यादा बात होना जरूरी है। ट्रांसफॉर्म की बात की गई है, सतत और टिकाऊ की बात है। अखिलेश सर, आपने कहा कि इस बार जो है कौन सी कंट्री होस्ट है टूरिज्म? मलेशिया। क्या करना पड़ता है होस्ट कंट्री को? उसके पास क्या क्या जिम्मेदारियां और जवाबदेहियां होती हैं? ये देखिए, ऐसा नहीं है कि जो होस्ट कंट्री है सिर्फ वो उसकी ही जिम्मेदारी है थीम को लेके अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सबका कर्तव्य है कि सब लोग टूरिज्म के प्रचार प्रसार के लिए इसके इम्पोर्टेंस, और इसके इम्पोर्टेंस ही नहीं बल्कि इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करें और जो जनमानस है उन तक अपनी बात पहुंचाएं। तो इसी कड़ी में जितने भी देश हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम, ताकि लोग अवेयर हों। और जो होस्ट कंट्री है, तो जाहिर सी बात है होस्ट कंट्री तो बड़े लेवल पे इस कार्यक्रम को करता है, और इसके अलावा वो रिपोर्ट भी देते हैं UNWTO को कि उन्होंने अपने लेवल पे क्या कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए, और बल्कि इंटरनेशनल लेवल के वहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जी 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 जी। तो बातचीत को हम बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। मुझे लग रहा है चलते चलते एक सवाल आपके लिए जो बहुत जरूरी है सर। किस तरह का मॉडल आप देना चाहेंगे हमारे स्टेट को? कुछ विकल्प बताइए सर कि किस तरह का टूरिज्म को हम बढ़ावा दें। हमें नेचुरल चीजों को बचा के रखना है, क्योंकि असली टूरिज्म, असली देखने लायक चीजें नेचुरल चीजें ही होती हैं। और उसके अलावा हम किस तरह के टूरिज्म को बढ़ावा दें? साहसिक पर्यटन भी बहुत उभर रहा है यहाँ पर। होम स्टे का कॉन्सेप्ट पूरा आ रहा है, लेकिन होम स्टे में भी कहाँ गड़बड़ियां हैं, कहाँ पे हम एक किसी के निजी जीवन तक कहीं दखल तो नहीं है, कहीं उसको पूरा फायदा जनता को, गांव वालों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसके तमाम एस्पेक्ट्स पे सर मैं चाहती हूँ आप विस्तार से थोड़ा सा बताएं। मैम सबसे पहले तो हमने, जैसे आपने अभी कहा, मैम कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है हम लोगों ने। मैम किस तरह से जो हम हमारे जानवर हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, उनको, या हमारी नदियां हैं, उनको कैसे कंजर्व करेंगे। जैसे हमको पता है कि मैम हिमालयन राज्य में रहते हैं, तो एक पुरानी कहावत है, यहाँ का पानी और जवानी कभी इसके काम नहीं आती, तो उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है सबसे हमारे लिए। दूसरा, आप उसको कैसे करेंगे मैम? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो यहाँ के मूल लोग हैं, क्या जो भी हम रोजगार दे रहे हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, क्या उन लोगों के पास कुछ धन आ रहा है, नहीं आ रहा है,
तो हम जो भी धन अगर उनके पास आ रहा है तो क्या वो फेयर वेजेस है उनके लिए या नहीं है, या केवल जो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आ रही हैं सारा पैसा वो लेके चले जा रही हैं, तो इस पे ध्यान देना है। दूसरा मैम, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो इनोवेशन जो अराउंड द वर्ल्ड चल रहे हैं, क्या उसे हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं मैम। उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो क्या क्लियर है या नहीं है कि एग्जैक्टली वो टूरिज्म से क्या चाहते हैं मैम। उसके बाद जो टूरिस्ट हमारे पास आ रहा है क्या वो रिस्पॉन्सिबल है नहीं है, कि उसके घूमने फिरने से, आने जाने से कितना प्रभाव पड़ता है, कि उस बारे में उसको भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। टूरिस्ट वाली लिटरेसी बहुत जरूरी है, मुझे लग रहा है जी मैडम। कि उसकी चेतना क्या हो, क्या वो केवल रील बनाने के लिए आए या टूरिज्म को कैसे वो, उनको मुझे लग रहा है कि इस पे लिटरेसी थोड़ा ट्रेनिंग देने की जरूरत भी है टूरिस्ट को। मैम जैसे आपने अभी कहा मैम, जैसे पहले पुराने ज़माने के टाइम पे क्या होता था कि लोग जगह देखने जाते थे, फोटोग्राफ्स खींचते थे, लैंडमार्क्स की, इस किस्म का टूरिज्म होता था, लंबे समय तक वहां रहते थे मैम। अब जो है शॉर्ट टर्म टूरिस्ट आता है, केवल 2 दिन के लिए आता है, रील बनाता है और चले जाता है। जैसे मैम बहुत आई थिंक एक रील जो है बहुत पॉपुलर हुई थी, जहाँ पे केदारनाथ में जो महंत थे वो कह रहे थे कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, रील बनाने आए हैं, गाना बजाने आए हैं। तो मैं यही सब चीज़ें हैं कि जो भी टूरिस्ट आ रहा है क्या वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो ये जो है लिटरेसी होनी चाहिए टूरिज्म के बारे में। जो भी हमारे वहाँ पे कंज्यूमर है वो केवल टूरिस्ट ना रहे, वो एज अ मतलब कि रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट आए और चीज़ों को देखे, महसूस करे, एक्सपीरियंस ले और जो है टूरिज्म में पार्टिसिपेट करे। जी, तो ये बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि जिम्मेदाराना भाव उसके अंदर हो। सर, हम लोग जैसे बचपन से ही सुनते आए हैं कि बंगाली लोग जो है वो मूंगफली बेचने वाला भी होगा तो वो साल में एक बार घूमने जरूर जाता है, और उनका मैं देखती हूँ कि उनका सेंस है, जो ब्यूटी सेंस, उनके जो एस्थेटिक्स के सेंस हैं, उनके जो घूमने के सेंस हैं, वो बड़े शानदार होते थे। तो ये मिथक है या ये सही बात है कि बंगाली टूरिस्ट वाकई में आता है, या ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है इसको आप कितना मानते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि बंगाली टूरिस्ट यहाँ सीजन में, पीक सीजन यानी कि गर्मियों में बहुत ज्यादा आते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाघ एक्सप्रेस रोज वो जो है कि ट्रेन चलती है और वो आती है हावड़ा से यहाँ पे काठगोदाम तक। इसके अलावा वीकली ट्रेन है लाल कुआं हावड़ा एक्सप्रेस, वो भी वहां तक जाती है। तो उसमें मैंने देखा है भर भर के, क्योंकि मैं भी उस ट्रेन से जाता हूँ कई बार वाराणसी, तो उस ट्रेन में भर भर के टूरिस्ट आते हैं। और वो लोग सिंगल नहीं बल्कि वो पूरे ज्वाइंट फैमिली आती है यहाँ पे घूमने के लिए। और वो ऊपर वहाँ कौसानी और अल्मोड़ा, नैनीताल सब जगह जो है कि घूमते हैं। तो उनको घूमने का एक्चुअली में उनका कल्चर है कि हमें साल में एक बार घूमने जाना है, और वो ज्वाइंट फैमिली में घूमते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि एक बड़ी संख्या में वेस्ट बंगाल से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और उसका नजरिया बृहत रूप में ये है कि हम घूम के जितना दुनिया को, चीजों को समझ सकते हैं उतना किताबें पढ़ के नहीं। बिल्कुल, वो जरूरी है, क्योंकि देखिए किताब की जो भाषा है आप कुछ दिन में भूल जाएंगे। आप खुद सोचिए सुनीता जी, आप लास्ट टाइम जहां भी घूमने गए होंगे आपको मैक्सिमम डेस्टिनेशन के नाम याद होंगे, लेकिन आपने किताबों में, अखबारों में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम पढ़े होंगे, लेकिन आप भूल जाते होंगे कुछ दिन में। तो ये बहुत जरूरी है कि, और दूसरा में सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम किसी भी कल्चर, किसी भी स्टेट या फिर दूसरे कंट्री को एक्चुअल फॉर्म में तभी जान पाएंगे जब हम वहां जाएंगे। बहुत सारे कंट्रीज या फिर बहुत सारे स्टेट के हो सकता है कि हमारे माइंड में नेगेटिव इमेज हो, लेकिन जब हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके व्यवहार को जानते हैं, तो हमें एक्चुअल में पता लगता है कि यहाँ पे स्थिति क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते चलते सर इस बातचीत को थोड़ा समाप्त करते हैं यहाँ पे। तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश आपका होगा? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी देखिए ऐसा नहीं है कि टूरिज्म कम है हमारे यहाँ। टूरिज्म हमारे यहाँ पूरा बूस्ट में रहता है। पीक सीजन में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत होती है कैरिंग कैपेसिटी की, ट्रैफिक जैम का हमारे यहाँ इश्यू होता है। तो उसके लिए जैसा मैं हर बार कहता हूँ, हमें चाहिए कि हमारे जो ऐसे रीजन जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन कम है, जैसे हल्द्वानी में टूरिस्ट डेस्टिनेशन कितने हैं? कोई भी नहीं। जब हमें कहीं शाम को जाना होता है या छुट्टी के दिन, तो मैंने देखा है कि लोग मॉल चले जाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं। तो हमारे पास कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। हमारे पास स्कोप है कि हम हल्द्वानी में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं, उधम सिंह नगर में डेस्टिनेशन बनाएं। हमारे पास हरिद्वार में जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हर की पौड़ी है या फिर बाकी, और वो सब पुराने हैं, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। नया हमने क्या बनाए? तो और इसके अलावा हम बाकी देहरादून में भी देखें तो देहरादून में भी कोई बहुत ज्यादा हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। तो हमारे पास स्कोप है कि जो टूरिस्ट एक तो ऑफ सीजन में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पीक सीजन का जो टाइम है गर्मियों का है, तो हम
विंटर सीजन में भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं ज्यादा संख्या में अगर हम इन जगहों पे कुछ नए टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाएं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं। इसके पहले वहां कितने टूरिस्ट जाते थे, लेकिन अब जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो उसी तरीके से हमें भी कुछ ऐसे मैन मेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस बनाने होंगे जिनको देखने के लिए जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां से टूरिस्ट आए। क्योंकि अभी आप देखिए जैसे नीम करोली बाबा के यहाँ, वहां तो साल भर टूरिस्ट आते हैं। हरिद्वार आप जाइए, हर की पौड़ी पे गंगा आरती के लिए लोग जाते हैं। लेकिन बाकी हम बहुत से ऐसे डेस्टिनेशन बना सकते हैं जहां पे पीक के साथ साथ ऑफ सीजन में भी टूरिस्ट आए। तो बिल्कुल ये अच्छी बात है कि कुछ मैनमेड इस तरह की चीजें बनाई जाएं। और बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विस्तार से फिर बातें होती रहेंगी। टूरिज्म पे हम चाहते हैं कि लगातार अच्छे कार्यक्रम बनाएं। तो टूरिज्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी शायर ने कहा है, शायर इकबाल ने, कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो केवल नौजवान ही नहीं, सभी उम्र के लोग टूरिज्म से लाभ लें। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को भी टूरिज्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।